अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। जी अदनान, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह ताला में सर, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक। क्विज़ के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए थे, होपफुली आप लोगों ने देख लिए होंगे, या नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अच्छा, क्विज़ में भी थोड़ा सा बेसिक सा क्विज़ था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। और मे बी के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो आपको। मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स के पूरे आए, और या तो शायद आप टाइम तक पूरा कर नहीं सके, या फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का मसला रहा है कि उसको सॉल्व नहीं कर सके। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ था कि मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि विजीनियर ऑटो की साइफर आपने चलाना है। ऑटो की आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो उन्होंने सिंपल विजीनियर साइफर चला के अपना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म किए। तो वो तो कहा नहीं गया था, लेकिन चलो थोड़े से मार्क्स तो उसके भी मैंने दे ही दिए। लेकिन जो पूरे मार्क्स थे वो कोई इसको समझ के करने के थे। तो ये भी थोड़ी सी गलती रह गई है इसमें। तो नेक्स्ट क्विज आज होपफुली के हम कोई क्विज कंडक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, जो वर्डिंग है या जिस कंटेक्स्ट में बात पूछी गई है वही चीज़ आप सॉल्व करें। सर, क्विज का टॉपिक बताइए। क्विज का टॉपिक देखते हैं, मे बी एईएस या डीएस में से ही होगा दोनों। एईएस में से आपने असाइनमेंट कर लिए तो एईएस में से मैं रख दूंगा, चलो, क्योंकि असाइनमेंट आपने की हुई है, ऑलरेडी आपको आइडिया है। तो होपफुली कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें से। मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको सरप्राइज हो। जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जिस तरह एईएस में से मैं बना लूंगा अभी, तो वो भी ऐसे ही होगा। 25 मिनट का टाइम दिया हुआ है अयूब लतीफ़ साहब की तरफ से। 25 मिनट्स आपके हैं। तो उसमें आपने सबमिट करना है। कोशिश ये करें कि पीडीएफ में मुझे दे दें तो अच्छी बात हो जाएगी। अगर नहीं भी दें तो क्विज का इशू नहीं है, क्विज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसमें पीडीएफ में, क्योंकि मार्किंग पीडीएफ पे करनी होती है मैंने। लेकिन जो असाइनमेंट है उसको कंपलसरी आप पीडीएफ रखें, क्योंकि एक स्टूडेंट 6-7 इमेजेस मुझे देता है, तो उन इमेजेस को फिर मैंने पहले वर्ड में ले जाना होता है, वर्ड से फिर मैं ले जाता हूँ पीडीएफ में उसे। तो काफ़ी मेरा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि मार्किंग एट द एंड सिर्फ पीडीएफ पे होनी होती है। तो क्विज में कोशिश ये करें, अगर जो जल्दी अटेम्प्ट कर ले तो वो इस पे पीडीएफ दे दे। अगर नहीं दे पाता टाइम की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो कोई बात नहीं, जो भी फॉर्मेट है उसके पास सबमिट कर दे, वो लेट ना हो। मैं क्विज के तक कर लूँगा खुद कन्वर्जन उसकी। लेकिन जो असाइनमेंट होती है वो, जी अलीना, आज क्विज इंशाल्लाह होगा। एईएस का सर जो, एईएस। जी एईएस के जो पार्ट्स हमने किए हुए थे उसमें से कोई एक सर छोटा सा। उसमें तो मल्टीप्लिकेशन वाले में बहुत टाइम लग रहा है सर, वो तो अभी तक मैं कर रहा हूँ बैठ के। मैं देख लूंगा सर, मैं कि 20 मिनट 25 मिनट में कौन सा काम हो सकता है, लेकिन मैं जो है ना, कोई ऐसा ही क्विज आपके लिए होगा जो सर, आप इतने टाइम में कर सके। मैं आपको ये नहीं कि सर, पूरे का पूरा जो मिक्स कॉलम दे दूंगा, तो वो तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन ये कि सर थोड़ा सा की आप एक्सपेंशन तो आसान है, लेकिन सर वो जो मल्टीप्लिकेशन आप बता रहे हैं ना सर, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। बीबी पे थोड़ा सा रहता है मेरा, बाकी तो हो गया। मैं चलें भी। देखें। आज इसकी फाइनल है, रात 9 बजे तक मेरा ख्याल टाइम दिया हुआ था मैंने। तो वो थोड़ा सबमिट कर दें। असल में हम मिड की तरफ जा रहे हैं ना अभी, तो मिड का भी प्रेशर है, उसका पेपर भी तैयार करना है, साथ में फिर आपको जो मार्क्स हैं वो भी आपके बताने हैं। तो लेट होता जाएगा तो मेरे लिए और ज़्यादा फिर ये कि टाइम से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप फिर ये होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं लगता कि वो उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है कोर्स के अंदर। तो थोड़ा सा बस टाइम से इनको वाइंड अप करें, क्योंकि मेरे पास 3 कोर्सेज हो रहे हैं, और वो भी अच्छा खासा टाइम ले रहे होते हैं मेरा। जी, तो लास्ट हमने एईएस देखा था, और एईएस में अगर कोई क्वेश्चन हो उसमें एक चीज, कल एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन किया था प्राइवेट मैसेज में, कि सर जब हम जो ई टेबल के लिए, जब एल टेबल और एल टेबल के दो वैल्यूज को जब ऐड कर रहे होते हैं तो जवाब कोई 3 डिजिट में आ रहा है, एक साइड डेसिमल 3 डिजिट्स में आ रहा है, तो वो सम टाइम्स आ जाता है। नॉर्मल जो हमने क्लास में एग्जांपल की थी उसमें इत्तेफाक से ऐसा कोई केस नहीं आया था, तो इसलिए वहां पर ब्रीफ भी नहीं कर सका मैं।
लेकिन ये जब इस तरह का कोई केस आ जाए कि जब आप दो डेसिमल वैल्यूज के एडिशन में दो डिजिट की जगह जो जवाब आएगा वो 3 डिजिट में आ जाए आपके पास, तो फिर उसका सिंपल अप्रोच ये होती है कि उस 3 डिजिट वाले जो नंबर जो आया है आपके पास एक्स वैल्यू आई है, उसमें से माइनस करें एफ को। ठीक है, तो एफ को माइनस कर लेंगे तो वो वापस उस 2 डिजिट में आपके पास जवाब आ जाएगा, और फिर आप ई टेबल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बात पिछली क्लास में रह गई थी, लेकिन मैंने वॉइस नोट तो दे दिया था कल भी। क्योंकि इस तरह की क्लासेस एग्जांपल्स क्लास में अगर ना आए तो फिर थोड़ा सा जहन से निकल जाती हैं बातें फिर। जी सर, ये इसी तरह से हो गया था, आपने बताया था ना तो। जी बिल्कुल। तो एईएस हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ बुक में तफसील से दी हुई है, उसको आप देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी जो अवलंच इफेक्ट है, जिस तरह डीएस का अवलंच इफेक्ट था, वो इसमें भी है। ठीक है, तो अगर जीरो राउंड में हमारी एक बिट कोई चेंज होती है, ठीक है, तो एक बिट का इफेक्ट होगा। फिर राउंड 1 तक उसका इफेक्ट कितना हो चुका होगा, वो 20 बिट तक चेंज कर देगा हमारा जो रिजल्टेंट, जो हमारी स्टेट जनरेट होती है। क्योंकि इसके अंदर स्टेट्स होती है, आपको पता ही है। इनिशियली हम एक 4x4 का एक मैट्रिक्स देते हैं, उसके बाद स्टेट चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर स्टेट चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी एवलंच इफेक्ट ऐसे ही है कि अगर आपने जो जीरो राउंड है, जो मिक्स कॉलम है, अगर वहां पर आपने गलती कर ली तो एक बिट का डिफर जो आएगा। जी अदनान, प्रोजेक्ट प्रपोजल पे भी अभी हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा आज टाइम निकाल लेंगे होपफुली। क्योंकि ये जो अगली क्लास है वो प्योर उसके ऊपर होगी, क्योंकि मिड से पहले वाली की क्लास होगी वो, उस पर हम प्योरली जो टॉपिक होगा उस पर फोकस करेंगे। वो डेफिनेटली उसमें आएगा भी सही मिड में। आज हम थोड़ा सा मिक्स रखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद राउंड 1 तक आते आते वो जो डिफरेंस होता है वो 20 जो बिट्स का फर्क पड़ जाता है। इस तरीके से आप देख रहे थे जब राउंड 10 तक ये 58 है, 61, 65, मैक्सिमम जो है ये 68 तक डिफरेंस आ जाता है। और ये हमने देखा था जो इसके जो अप्रोच होती है एवलांच इफेक्ट की, वो ऑन एवरेज 50% बिट्स चेंज हो जानी चाहिए अगर आपकी एक बिट चेंज होती है। ठीक है, तो एक बिट चेंज होने से यहाँ पर देखिए इसका एवरेज अगर आप ले लें इनका, ये जो है, तो ऑलमोस्ट आपको हाफ वन, जिस तरह हमारे पास था इसका सॉरी एक मिनट, 128 बिट का हमारे पास साइफर टेक्स्ट या की थी, तो उसमें से हाफ द बिट्स जो होते हैं 64 तकरीबन तकरीबन इतने चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो की के अंदर भी वही एवलेंच इफेक्ट है। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी मॉडर्न साइफर्स के अंदर कि अगर एक बिट भी आपसे चेंज हो जाती है, या जो साइफर के वो क्रिप्ट एनालिसिस कर रहा है कि उसके पास अगर एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ सका, लेकिन उसके रिलेटेड 95% तक भी उसने अटेम्प्ट कर लिया है उसको फाइंड करने के लिए, की को या प्लेन टेक्स्ट को, लेकिन अगर सिर्फ एक बिट भी उसके पास नहीं है ओरिजिनली, तो वो क्या है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो जिस तरह एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट है वो नहीं आएगा, या एक्चुअल साइफर टेक्स्ट है या एक्चुअल की वो नहीं आएगा, उससे डेफिनेटली डिफर ही होगा। इसका मतलब है कि हमारा अगर की या जो साइफर टेक्स्ट है, दोनों ही अगर ब्रेक होने के नजदीक है, अभी ब्रेक 100% नहीं हुए, ऑलमोस्ट 95% सक्सेसफुल हो गया है हमारा क्रिप्ट एनालिस्ट भी, तो भी उसका जो रिजल्ट होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा ओरिजिनल से, डिफरेंस होगा उसमें। तो लेकिन अगर वो 100% ही उसको गेस कर गया है, फिर तो ये एवलांच इफेक्ट भी कुछ नहीं कर सकता वहां पर। फिर तो 100% उसने काम कर ही लिया है हमारे इस पे। अच्छा, तो ये इसका था। आज हम एक टॉपिक जो पिछली क्लास में पढ़ाना था, क्योंकि नॉर्मली हम उस टाइम पढ़ा रहे होते हैं जब डीएस ख़त्म करते हैं, तो ये वाला टॉपिक हम उस टाइम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने चेंज किया है इसको, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। और ये क्या होते हैं, ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि हमने
जो एईएस या डीएस पढ़ा है, जिस तरह डीएस है या एईएस है, ये दोनों ही हमारे पास ब्लॉक साइफर्स हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो ब्लॉक का साइज है, एक का हमारे पास 64 था और दूसरे का 128 है। ये प्लेन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, की को अभी रहने दीजिएगा। अभी मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है प्योरली आपके प्लेन टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने डीएस और एईएस को भी देखा। उससे पहले हमने जो ब्लॉक साइफर्स देखे थे, जिस तरह हिल साइफर है, ठीक है, वो भी हमारा एक एक सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉक साइफर बन जाता है। तो उसका जो साइज था वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सिमम मैट्रिक्स साइज अगर हम 4x4 ले रहे हैं तो इसका 4 ब्लॉक साइज होगा, या अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 उसका ब्लॉक साइज होगा। तो इससे एक चीज हमें पता लग रही है कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास आर्बिट्रेरली साइज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 MB का हमारे पास एक एक इमेज है या एक फाइल है या एक ऑडियो है, जो भी आप कह लें, उसका अगर हम के 1 मेगाबाइट्स है तो ये एक वक्त में तो 64 बाइट्स उठा रहा है। ठीक है, तो अगर 1 MB में से -64 कर लें, 64 बाइट, तो बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है जिसकी इंक्रिप्शन परफॉर्म करनी है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 MB की फाइल को अ, अगर मैं इनक्रिप्ट करूंगा एईएस से या डीएस से, तो इसका मतलब है कि मुझे कितने उसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? जी, जो मैं बात कर रहा हूं ये बात थोड़ी सी आपको समझ आ रही है? अच्छा, चलें 1 मिनट। ठीक है, चलें 1 मिनट में ज़रा एक आपको कर देता हूँ इसमें। मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास से फॉर एग्जांपल इज इक्वल, ये आपके पास अभी वर्ड फाइल में शो करवा रहा हूँ। जी, ये वर्ड फाइल शुरू आपके पास शो हो रही है। अच्छा, एक रैंडम टेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको अगर काउंट कर लूँ तो वर्ड काउंट है इसमें। जी, वर्ड काउंट ये है। टोटल कितने वर्ड्स हैं कैरेक्टर्स की अगर बात करें? 1079, 1079 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बाइट्स भी इतने ही होंगे इसके, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट में रिप्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका साइज जो है इस टेक्स्ट का, सिर्फ ये वाला टेक्स्ट जो मैंने सामने रखा हुआ है, इसका जो है तकरीबन 1 किलो बाइट्स से कुछ ऊपर है, क्योंकि 1 किलो बाइट 1024 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 79 है, ठीक है, इसको मैं यूं कर लूं तो अभी क्या दे रहा है वर्ड काउंट? 1036। अभी भी थोड़ा सा मैं कम कर सकता हूँ इसको। इसको मैं निकाल देता हूँ यूं करके। जी, कोई मैसेज कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अभी हम 1 मिनट, अभी वर्ड काउंट क्या कह रहा है? 1027। ठीक है, 27 का मतलब क्या है कि इसमें
3 और भी निकल जाए तो क्या हो जाएगा अभी 1024। हाँ बस ये तकरीबन 1 किलो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि जो एईएस या डीएस है वो ब्लॉक में हमारे पास जी क्या मैसेज है 1 KB। अच्छा, इसमें एईएस का था 128 बाइट्स से इसका ब्लॉक साइज, या फिर इसका 64 बाइट्स था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक वक्त में ये 128 तकरीबन उठाएगा। ये मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये 128 बिट का मैंने ब्लॉक उठाया यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये 128 बिट है। मुझे नहीं पता, काउंट नहीं किया मैंने अभी, लेकिन ये 128 बाइट है हमारे पास। ठीक है। तो अब होगा क्या, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था उसकी लेंथ अभी हमने देखी थी कि 1 KB थी, 1 किलोबाइट थी। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि एईएस जो है एक वक्त में 128 बाइट से बड़ा ब्लॉक प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, पहले 128 बाइट जो होंगे उसको उठाएगा। ठीक है, ये उठा लिया, और उसकी जगह पर क्या करेगा, उसको इनक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इनक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद एक हमारे पास साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा जो कि उसी लेंथ का होगा, 128 बाइट का ही। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेगा, एक और ब्लॉक उठाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये भी 128 बिट का उसने जी, एक मिनट, 128 बाइट का एक और मैं यहां से इसको ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया और इसको मैंने यहां कर दिया। ठीक है, फिर इसका साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा वो। फिर क्या करेगा, जो नेक्स्ट 128 बाइट थे, फॉर एग्जांपल ये 128 बाइट ये हैं अभी। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी, ये कर लिया, इसका साइफर टेक्स्ट बनाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से एक और 128 बाइट उठाएगा। ये जो ओरिजिनल मैसेज है वो भी छोटा होता जा रहा है, और जो ब्लॉक्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट है वो जनरेट होते जा रहे हैं। ये देखे भी कम होता जा रहा है भी। ठीक है, इस तरीके से एक ये ब्लॉक उठा लिया मैंने, कट, और ये मेरे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, ये प्लेन टेक्स्ट आया, इसकी जगह पर एक साइफर टेक्स्ट आ जाएगा जी। तो जो हमारा जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसकी लेंथ चाहे जितनी भी हो, जो ब्लॉक साइफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स साइज का, जो कि उनके एल्गोरिदम के मुताबिक जितना उन्होंने ब्लॉक प्रोसेस करना है उतना वो एक चंक उठाते हैं हमारे ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट होता है, और उसको पहले इनक्रिप्ट कर देते हैं। वो इनक्रिप्ट हो जाता है, अलग हो गया। फिर जो नेक्स्ट चंक आएगा उसी उसी साइज का, उसको वो प्रोसेस करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करके फिर नेक्स्ट जो थर्ड होगा। इस तरीके से कब तक करते रहेंगे, टिल द टाइम जब तक आपका सारे का सारा मैसेज इनक्रिप्ट नहीं हो जाता। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इसमें कोई चीज ना समझ लग रही हो तो पूछें। तो इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से साइफर्स ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें यही बता रहा है, ब्लॉक साइफर्स इनक्रिप्ट फिक्स साइज ब्लॉक्स, ये हमें पहले पता है। ठीक है, डीएस इनक्रिप्ट 64 बिट, और जो एईएस है वो 128 बिट ब्लॉक्स में इनक्रिप्ट करता है। नीड वे टू यूज इन प्रैक्टिस गिवन यूजुअली हैव आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनक्रिप्ट। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आर्बिट्ररी साइज की होती है, मतलब उसका कोई फिक्स लेंथ हम नहीं कह सकते कि जब हम डीएस को यूज करें तो हमारे पास हमेशा इंफॉर्मेशन जो है वो 64 बाइट में होनी चाहिए, 64 बिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज होता है वो आर्बिट्ररी साइज का हो सकता है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर आप एक इमेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो इमेज अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 400 बाय 400 जो पिक्सल का एक इमेज है, तो उसका अगर 400 बाय 400 को मल्टीप्लाई करें तो ये उसका साइज बन जाएगा।
और अगर वो कलर इमेज भी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर देंगे उसको, तो एक बहुत बड़ा साइज का एक इमेज, सिर्फ एक इमेज बनेगा। उसको जब आप एईएस या डीएस से एनक्रिप्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि उसके जो वो चंक्स बनेंगे वो भी इतने ज्यादा ही बनेंगे भी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें कोई ऐसा तरीकेकार चाहिए कि ये काम ऑटोमेट हो। ठीक है, वो तरीकेकार ये कि जितने भी एक फाइल एक वक्त में दें वो सारे ही उसको प्रोसेस करके हमें जो साइफर टेक्स्ट है वो जनरेट करके दे दे, हमें खुद चंक्स ना बनाने पड़े इसके। अच्छा, फोर वर डिफाइंड इन डीएस। अच्छा, इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए इसमें आंसी X3.106 1983 में, उस पर हम बात नहीं कर रहे भी। अच्छा, शुरू में 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन रखे गए थे, लेकिन अभी करंटली जो है इन प्रैक्टिस 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। इसमें से जो 2 हैं वो नॉर्मली ब्लॉक साइफर के लिए काम कर रहे होते हैं, और 3 जो होते हैं वो स्ट्रीम साइफर के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपको पता है कि स्ट्रीम जो कंटिन्यूस डेटा जनरेट हो रहा होता है हमारे सिग्नल सेंसर में से भी हो सकता है, कैमरे में से भी हो सकता है, माइक में से भी हो सकता है, तो वहां से जो कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स जनरेट हो रही हैं, तो ये उसके लिए भी मोड्स ऑफ ऑपरेशन लिखे गए हैं। और जो ब्लॉक साइफर है, जिस तरह जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाई वर्ड फाइल में, उसके लिए भी मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिफाइंड है ऑलरेडी। तो इस वक्त करंटली जो है 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, और डीएस और एईएस या दूसरे ब्लॉक साइफर जो होंगे वो भी इसी तरीके से इनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ब्लैक साइफर के लिए यही अप्रोच होगी। सबसे पहला क्या है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। बहुत सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली हमारे पास, जिस तरह हम इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इंक्रिप्शन किसी एक टाइम से स्टार्ट हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम था, टाइम 1 था यहाँ पर। ठीक है, जब हमने पहला जो ब्लॉक था उसको उठाया और उसको इनक्रिप्ट किया अभी, और कब तक ये टाइम होगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एंड ऑफ फाइल मार्कर पता है क्या होता है? पता ही होगा आपको। जी, एंड ऑफ फाइल क्या होता है? अहमद सिद्दीक, एंड ऑफ फाइल क्या होता है? दानियाल जावेद। मोहम्मद समीर खान। जी दानियाल, कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन सुना था। जब सिस्टम में कोई डेटा नहीं रह जाता, चलें अभी किसी हद तक बात उसमें आ जाती है। नॉर्मली जब हम किसी फाइल को रीड कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि स्ट्रीम में रीड कर रहे होते हैं, जैसा सी शार्प की हमारे पास जो स्ट्रीम रीडर या स्ट्रीम राइटर जो क्लासेस हैं, उस पर्सपेक्टिव में अगर समीर की बात को लिया जाए तो इस तरह से भी है कि जब हमारी स्ट्रीम में कोई डेटा नहीं रह जाएगा रीड करने के लिए, तो वो एंड ऑफ फाइल कहलाएगा। ठीक है, सम आओ। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर लेते हैं कि जैसे ही हमने अपनी फाइल को इनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया, तो जो सबसे पहला हमने ब्लॉक उठाया वो T1 पे उठाया, फिर नेक्स्ट जो उठाएंगे वो T2 होगा, हमारा T3, टिल द टाइम जब हमारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि ब्लॉक में होगा, साइज जो है उसका वो डिफाइंड है। एईएस अगर होगा तो 128 बिट होगा, और अगर डीएस है तो 64 बिट होगा। तो की हमारे पास वही सेम की होगी, ये देखिए वही की है, हर जगह वही की इस्तेमाल हो रही है क्योंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। तो उसको हमने प्लेन टेक्स्ट प्लस की को इनक्रिप्ट करते हुए वी जनरेट साइफर टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स प्रोसीजर में अगर डिक्रिप्ट करें, साइफर टेक्स्ट होता है हमारे पास और की होती है, और हम डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चलाते हैं तो P1 मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट चंक्स निकालेगा। बहुत सिंपल सी अप्रोच है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक की, ईसीबी की। ठीक है। इसमें एक और एडवांटेज है,
कि जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, अगर हमारे पास थ्रेडिंग हमने यूज की हुई है, तो मल्टीपल थ्रेड्स हमने बनाए हुए हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ थ्रेड्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है, एक फाइल जिस तरह मैंने दे दी फॉर एग्जांपल 500 बाइट्स की है या 512 बाइट्स की है, तो उस हिसाब से जितने थ्रेड्स बनने चाहिए, क्योंकि ब्लॉक्स में ये तोड़ा जाएगा 512 बाइट का जो डेटा है, तो जितने ब्लॉक्स बनेंगे एईएस के, अगर हम एईएस की बात कर रहे हैं, उतने थ्रेड्स आप यूज कर लेंगे, तो हर एक थ्रेड एक एक ब्लॉक को प्रोसेस करके फौरन रिजल्ट आपको दे देगा। तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हमारे लिए इजी हो जाती है। लेकिन दूसरा नुकसान ये कि हम इसमें बहुत बड़ी फाइल नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि 10 MB की फाइल दे दी है और 10 MB को पैरेलल प्रोसेसिंग से करूंगा, तो आप कितने थ्रेड्स जनरेट करेंगे? 10 MB को जब ब्रेक करेंगे आप 128 बिट या 16 बाइट के पर्सपेक्टिव में, तो बहुत बड़ा आपको मतलब ओवरहेड पड़ जाएगा कि अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करें। और अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करते, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपको इतनी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक ब्लॉक ने प्रोसेस होना है, फिर दूसरे ब्लॉक की बारी आएगी, फिर जो एन ब्लॉक बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक या ईसीबी है, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास डेटा जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं होना चाहिए। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ईसीबी की वर्किंग में अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, क्योंकि कोई एक आध क्वेश्चन में डाल देता हूं इनकी, और इसमें से कोई ना कोई एग्जांपल सॉल्व करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, कहाँ पर है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, हम डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। एज फंक्शन, ये तो आ गया पब्लिक की। हाँ, ये आ गया मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ठीक है, ये इसका तरीकेकार भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो खास बात है, ये कहाँ पर यूज होगा? अच्छा, फॉर लेंथी मैसेजेस द ईसीबी मोड में नॉट बी सिक्योर। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। इफ द मैसेज इज हाईली स्ट्रक्चर्ड इट मे बी पॉसिबल फॉर अ क्रिप्टोनाइट टू एक्सप्लॉइट दीज रेगुलरिटीज। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर देखें, इसके एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये अक्सर आपको आपके जहन में आना चाहिए। अगर ये आप इनवाइस से बैंक की, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया HBL। ठीक है, पूरा नाम इसका जो होता है अभी बैंक लिमिटेड होता है। ठीक है, तो फिर इसका अपना कुछ डिटेल लिखी हुई होगी, फॉर एग्जांपल के HBL के साथ अगर हम कहते हैं जी, जो इसका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, यूएन नंबर भी हो सकता है, जिस तरह 111 425 425 लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो कॉमन डिटेल होगी, जो कि हर एक, ये वो डिटेल होती है इनवाइस के ऊपर जो हर एक इनवाइस पे प्रिंट होगी। जितने भी इनवाइसेस प्रिंट करेंगे, तो उतनी दफा ये हेडर आएगा, इसको हेडर हम कहते हैं। ठीक है, तो इनवाइस का हेडर जो है हर दफा ही जनरेट होगा। ठीक है, या नहीं जनरेट होगा? जितनी भी आप इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, तो हर इनवाइस के ऊपर ये हेडर लगा होगा। इसका मतलब है कि जितनी भी आप रिपोर्ट इनवाइसेस जनरेट करेंगे, उनके ऊपर ये हेडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी तलहा, मोहम्मद तलहा अजीज, क्या कहते हैं, होना चाहिए हेडर? जी, लोगो होगा, बिल्कुल सही है, HBL का लोगो आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक हमारे इनवाइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब इनवाइस का स्ट्रक्चर है, तो हर एक इनवाइस जो भी हम इनक्रिप्ट करके भेजेंगे अपने क्लाइंट्स के पास, तो इसका मतलब क्या होगा
कि अगर वो हमारी इनवाइस बीच में कहीं इंटरसेप्ट हो गई है और जो क्रिप्ट एनालिस्ट है उसको ये पता है कि जब एचबीएल की तरफ से कोई इनवाइस या कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है तो उसमें एक हेडर या फुटर भी हो सकता है, याद रखिएगा। फुटर में बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन होती है, ये भी पता ही आपको, ठीक है। तो हेडर और फुटर एक क्या है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास। तो अगर ये चीज उसको पता है तो वो कोशिश करेगा कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग अगर उनको कोई जो डेटा है, डेटा की टेम्पलेट मिल जाए साइफर टेक्स्ट में से। साइफर टेक्स्ट में से टेम्पलेट कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा जो है फुटर का जो है, उसका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो हमेशा एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि साइफर टेक्स्ट में डेटा ही एक जैसा रखा हुआ है हमें। अब अगर 1000 इनवाइस जनरेट हो रहे हैं तो उनका जो फुटर है उसमें डेटा तो एक ही जैसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस पार्ट का जब साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा तो हमेशा आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा? आपके ख्याल में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है यार, इस यही बात मैं कह रहा हूं कि इसमें भी ये चीज कह रहा है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर डेटा है, फॉर एग्जांपल इफ द मैसेज ऑलवेज स्टार्ट आउट विद सर्टेन प्री डिफाइंड फील्ड्स, अगर स्टार्ट हो रहा है हेडर से और एंड हो रहा है फुटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसमें आइडेंटिकल चीजें हैं। और जो हमारे क्रिप्ट एनालिस्ट है उसको अगर प्लेन टेक्स्ट मिले हुए ऑलरेडी एचबीएल के उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर पता है कि उसको टॉप पे हेडर में एचबीएल किस तरीके से लिखा हुआ होता है, क्या क्या चीज लिखी होती है और फुटर में क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका क्रिप्ट एनालिसिस आसान हो सकता है। और ये वाला जो ईसीबी है ये लेंथी मैसेजेस के लिए नहीं है, ठीक है। और लेंथी मैसेजेस होंगे तो डेफिनेटली ये फुटर भी उसमें इनक्रिप्ट हो रहा होगा बार बार, और ये बार बार ये हेडर भी इनक्रिप्ट हो रहा होगा। तो जब ये पैटर्न मिल जाएगी, टेम्पलेट मिल जाएगी हमारे क्रिप्ट एनालिस्ट के पास, तो ईसीबी को, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक को ब्रेक करना उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। उसको पता है कि ये जो स्पेसिफिक जो टेम्पलेट है इसकी साइफर टेक्स्ट की, ये हेडर को शो कर रही है या फुटर को शो कर रही है। हाँ दानियाल, अभी देखे ना, बात ये कि जब हम एक फाइल को इनक्रिप्ट करके भेज रहे होते हैं, पूरी फाइल को डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाएगी कि जी आप हेडर फुटर को ना करें, बाकी चीज़ों को कर लें। तो माइट भी कि एक वो आगे हम देखेंगे एक इसमें जो एप्लीकेशन भी हम चला के देखेंगे, पीजीपी कहते हैं उसे, पीजीपी है, जीपीजी है, सॉरी पीजीपी तो लगे, ठीक है, जीपीजी, ठीक है। इससे हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके देखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये पब्लिक की प्राइवेट की के लिए, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपके पास जीपीजी की, उससे आप जब आप अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइल आपके हाथ में अभी अभी आप अपनी फाइल को कंप्लीट इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। अब उसमें उसका हेडर या फुटर की फील्ड अलग अलग नहीं कर रहे हम, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम जो ईसीबी मोड है उसको अगर यूज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो डेटा होगा वो कंप्लीटली हम उसको दे रहे हैं, उसमें से चंक्स नहीं निकाले, खुद नहीं निकाल रहे हम। तो इस सिचुएशन में हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि जो पूरे की पूरी फाइल है वो हमारे एल्गोरिदम को दे दी जाए, वो खुद उसमें से काम करे। लेकिन अगर हम सिलेक्टिव हो जाना चाहते हैं तो फिर तो ये काम कर सकता है, लेकिन सिलेक्टिव होने के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा कि आप हर फाइल में से हेडर फुटर को निकाल लें। और जरूरी नहीं कि हर फाइल में सिर्फ हेडर फुटर रिडंडेंट हो, कुछ और फील्ड्स भी रिडंडेंट हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो ये फिर ओवरहेड हो जाएगा हमारे लिए। इसका मतलब क्या है कि हम खुद विजिलेंट हो जाएं कि हम कोई ऐसी ऐसे इंडिकेशन ना छोड़ें अपने साइफर टेक्स्ट के अंदर जो क्रिप्ट एनालिसिस को हेल्प कर सके। ये हम कर सकते हैं इसमें, तो यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो एक तो इसमें लेंथी डेटा जो है वो हम नहीं इनक्रिप्ट करते। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है कि ये हम पैरेलल प्रोसेसिंग इस पे कर सकते हैं, अभी मैंने जिस तरह बता दिया था। और नॉर्मली हम इसको क्यों यूज कर रहे होते हैं, इसका कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है, जब हम कीज को शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। याद रखिएगा, जब हम कीज शेयर कर रहे होते हैं तो फिर हम ईसीबी के साथ कर रहे थे, और कीज का साइज क्या हो सकता है, वो उतना बड़ा नहीं होता। मे बी के एक की के दो ब्लॉक बन जाए, या एक की का एक ही ब्लॉक बने, वो 64 बिट के अंदर अंदर की हमारी हो जाए। जिस तरह डीएस के अंदर की का साइज जो है वो 56 बिट है, और अगर हम वो की इनक्रिप्ट करके भिजवाना चाहते हैं अपने रिसीवर के पास, तो उस सूरत हाल में क्या हो जाएगा कि हम इसको यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक को। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारी की इजीली इनक्रिप्ट हो जाएगी, और कोई परेशानी भी नहीं होगी। कहीं लिखा हुआ था मुझे, अभी इस बुक में लिखा हुआ है, या मैंने जो मेरे पास 6th एडिशन की बुक घर में पड़ी हुई है, उसमें मैंने देखा था कहीं। चलें, इसमें नहीं है, लेकिन ये चीज़ अभी आपको याद होनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो लेंथी मैसेज इसमें हम इनक्रिप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग इस पे इजीली हो सकती है। इसका मतलब है कि ये टाइम एफिशिएंट है, जल्दी ये काम करके दे देगा। और इसमें हम जो यूज करते हैं, यूज क्यों करते हैं, नॉर्मली छोटा डेटा होता है, लाइक जो हमारे पास सीक्रेट की होती है उसको इनक्रिप्ट करके हमने अ, अपने रेसिपिएंट के पास अगर भेजना चाहते हैं, तो हम इस अप्रोच को यूज करते हुए अपनी सीक्रेट की को इनक्रिप्ट कर लेंगे, और उसका साइफर टेक्स्ट हम भिजवा देंगे अपने रेसिपिएंट के पास। रेसिपिएंट इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, और वो जो की है शेयर्ड की उसको रिकवर हो जाएगी। डेफिनेटली वो शेयर्ड की ये नहीं होगी, ये तो वो पुरानी की है जो उसके पास पड़ी हुई है, और जो नई की आप भिजवाना चाहते हैं वो यहाँ पर होगी आपके पास। न्यू की ये होगी, उसको इनक्रिप्ट करेंगे, उस की का साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, और वहां पर उसको जब वो डिक्रिप्ट करेगा, तो जो न्यू की आप बना रहे हैं या शेयर करना चाहते हैं वो रिकवर हो जाएगी। तो ये एक सिंपल अप्रोच है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है कोई भी। लेकिन जो दूसरे हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं इससे, हम उसको भी देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आ रही सर, दोबारा बताएं। ठीक है, अच्छा, इसमें रिपीटेशन इन मैसेजेस में शोन इन द साइफर टेक्स्ट, मैंने अभी बता दिया, इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो नजर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वीकनेस ड्यू टू इनक्रिप्टेड मैसेज ब्लॉक बीइंग इंडिपेंडेंट, और दूसरा इसमें वीकनेस क्या है कि हर एक जो ब्लॉक के इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पैटर्न्स इजीली ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइफर टेक्स्ट हैं। इसका हल क्या है, हम चेनिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाला मोड है, इसमें क्या है, एक आइडिया दे देता हूं, जस्ट हम ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करेंगे, कि ये जो साइफर टेक्स्ट बनेगा ये यूज होगा अगले प्लेन टेक्स्ट को जार करने के लिए। इसका मतलब है कि जो पहले वाला मैसेज था, फॉर एग्जांपल जो हम इसके साथ कर रहे थे, इसमें P1 आइडेंटिकल था, P2 भी आइडेंटिकल था। अब P2 के अंदर कोई पैटर्न्स मौजूद है तो वो हमेशा ही नजर आएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि क्योंकि P2 को हम पहले क्या कर रहे हैं, जोर कर रहे हो, जोर भी किस चीज के साथ कर रहे हैं, यूनिक वैल्यू के साथ। और यूनिक वैल्यू क्या है, जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है, तो उसको यूज करते हुए हम यहाँ पर उसका पैटर्न को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर उसके बाद इंक्रिप्शन कर रहे हैं इसकी। तो अब जो पहले वाले में प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के अंदर, कि उसमें से पैटर्न्स ढूंढे जा सकते थे, अब वो पैटर्न्स यहाँ खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा, ताकि ये